हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक रिटर्न टू फैक्टर वाला। इसे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वो। अगर अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी आपने, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे रिटर्न टू फैक्टर में क्या है कि जो फैक्टर से लगाए जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उस फैक्टर से कितना रिटर्न मिलता है। तो वो हमारे पास तीन तरीके का रिटर्न मिल सकता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर भी हो सकता है, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर भी हो सकता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर भी हो सकता है। आज कवर करते हैं हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है बच्चों, प्रोडक्शन करने के लिए बच्चों जब गुड्स को प्रोड्यूस किए जाते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए दो तरीके के फैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। एक तो होते हैं फिक्स्ड फैक्टर और एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते हम, ये शॉर्ट टर्म के अंदर कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन वेरिएबल फैक्टर को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अगर हमें आउटपुट को बढ़ाना या कम करना होता है। तो वेरिएबल फैक्टर में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लेबर आ जाते हैं। लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जिसको हम चेंज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो यहाँ पे हमने जो कंसीडर करना है, फर्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। जो क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है किससे, टू ए फैक्टर से। तो यहाँ पे जो फैक्टर कंसीडर किया जाएगा बच्चों इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के अंदर, तो ये हम शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फैक्टर कौन सा उठाया जाएगा, वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर होता है, कहते हैं जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो आउटपुट होगा, आउटपुट मतलब कि जो रिटर्न होगा वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा किस रेट से बढ़ता जाएगा, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता जाएगा। मतलब जिस प्रोपोर्शन में हमने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया है उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में क्या होगा, आउटपुट है जो बढ़ जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चों इस चीज़ से, हम जानते हैं कि जब प्रोडक्शन है जो बड़े स्केल पे किया जाता है तो उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चली जाती है, डाउन जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कॉस्ट के कम होने का रीज़न होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है जिस कारण से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किए जाएंगे तो इससे कॉस्ट क्या आएगी, उनकी कम आएगी। क्योंकि यहाँ से जो वेस्टेज होती है, वेस्टेज जो होती है वो क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। जब वेस्टेज कम है तो ऑलमोस्ट कॉस्ट क्या आ जाएगी, फिर हमारे प्रोडक्शन की कम आ जाएगी। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो यहाँ पे आउटपुट बढ़ते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे जो मार्जिनल यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। टोटल प्रोडक्ट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होता रहता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट के बढ़ने की रेट क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। यानी कि क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न से जो बढ़ता है। यानी कि अगर हम इसका ओवरव्यू देखें कि जैसे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया गया, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से जो आउटपुट मिला, आउटपुट क्या मिला, इंक्रीज हो गया। यानी कि जिस रेट से हमने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया उससे आउटपुट क्या हुआ, उससे ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट है वही बढ़ा और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वही बढ़ा, जिससे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये मैंने कंसेप्ट जो आपको करवाया था, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, उसमें समझाया था। दोबारा फिर मैं आपको मार्जिनल का बता देती हूँ कि जब एडिशन यूनिट को, एडिशन वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करके जब हम आउटपुट में चेंज देखते हैं, या तो हमने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा दिया या फिर कम कर दिया, तो उससे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, टोटल प्रोडक्ट यहाँ तो बढ़ते या कम होता है, ये डिपेंड करता है वेरिएबल फैक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे जो चेंज आता है इंक्रीज या डिक्रीज का, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल। यानी कि जब एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से जो टोटल प्रोडक्ट के अंदर चेंज आया उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको बुक की लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर कहते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर या फिर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न रेफर टू सिचुएशन, कहते हैं एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो टोटल आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन किया जाता है फिक्स फैक्टर के साथ। क्योंकि फिक्स फैक्टर को हम शॉर्ट पीरियड के अंदर चेंज नहीं कर सकते, तो फिक्स फैक्टर के साथ जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे टोटल आउटपुट क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस सिचुएशन में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वेरिएबल फैक्टर का, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर से वो भी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जो मार्जिनल कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट इसलिए कम हो जाएगी कि जो रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, जिस कारण से वेस्टेज कम होगी। वेस्टेज कम होने से कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंक्रीज रिटर्न टू फैक्टर को एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फिक्स फैक्टर के अंदर ले लेते हैं कैपिटल को, यूनिट ऑफ कैपिटल, यानी कि यहाँ पे हम ले लेंगे यूनिट ऑफ कैपिटल को। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं यूनिट ऑफ लेबर, यूनिट ऑफ लेबर जो कि वेरिएबल फैक्टर का जो शो करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट कितना मिल रहा है वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के। तो यूनिट ऑफ कैपिटल फिक्स ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 1 1 1, तो हमारे पास कैपिटल फिक्स्ड है। और वेरिएबल फैक्टर में हम यूनिट बढ़ाते जाते हैं लेबर की, पहले 1 फिर 2 3 4 और हमने 5 कर दिया। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जैसे फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल यूनिट को बढ़ाया जाएगा, वेरिएबल फैक्टर के यूनिट को बढ़ाने से जो टोटल प्रोडक्ट क्या तो जाएगा वो बढ़ता जाएगा। पहले 4 आया, 2 लेबर लगाई फिर 10 हो गया, 3 लेबर लगाने से 18 हो गया, 4 लेबर लगाने से 28 हो गया, 5 लेबर लगाने से जो 40 हो गया। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, 4 माइनस में 0, तो या तो इसको छोड़ दो यहाँ पे, या फिर 4 ले लो। 10 में से 4 गया 6, 18 में से 10 गया 8, 28 में से 18 गया 10 और 40 में से 28 गया तो 12। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैसे जैसे फिक्स फैक्टर के साथ हमने वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया, वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जो टोटल प्रोडक्ट के बढ़ने का जो प्रोपोर्शन है वो यूनिट ऑफ लेबर के बढ़ने से, यानी कि वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने के प्रोपोर्शन से क्या है, ज़्यादा है। जिससे रिजल्ट क्या निकलता है कि मार्जिन प्रोडक्ट क्या तो जा रहा है, यहाँ से बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से शो करते हैं टोटल प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट को, इन दोनों को अगर हम शो करते हैं डायग्राम की हेल्प से, तो कैसे दिखा सकते हैं। डायग्राम बनाते हैं हम पहले टोटल प्रोडक्ट का। तो टोटल प्रोडक्ट को यहाँ पे अपन शो करते हैं, इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी टोटल प्रोडक्ट की। तो हमने यहाँ पे ले लेना है 9 का गैप ले लेने हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं मार्क 9 18 27 36 और ये 45। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, यहीं से ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम में कहाँ तक चाहिए, 40 तक ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ से अपन थोड़ा लेते हैं एक इसको, जब हम इसको कंप्लीट करें तो यहाँ पे जाएगा ये। तो इस तरीके से हमने ले लेनी है एक्स एक्सिस। अब तो एक्स एक्सिस पे मार्क करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो चाहिए हमें यूनिट ऑफ लेबर मैक्सिमम 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 तक करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है जो वाई एक्सिस है। मार्क करते हैं 9 कम 9 9 18 9 27 9 चौक 36 9 5 45। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 तक का हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो जो हमने ये रिलेशन बताया ऊपर यूनिट ऑफ लेबर के बीच में और टोटल प्रोडक्ट के बीच में, ये लेते हैं। यूनिट 1 है, टोटल प्रोडक्ट 4 है, तो हमने यहाँ पे यूनिट 1 ले लेनी है और ले लेंगे 4। तो थोड़ा यहाँ से पे आ जाएगा पॉइंट जो 4 है, जो 9 से तो कम होगा, तो यहाँ से पे जो हम फर्स्ट पॉइंट है जो ड्रॉ कर लेते हैं। फिर ऐसे 2 यूनिट ऑफ लेबर है, 2 यूनिट ऑफ लेबर पे 10 लेते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो 10 मान लेते थोड़ा सा यहाँ से पे आ जाएगा 9 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ से पे जो हमारा पॉइंट है सेकंड आ जाएगा। फिर 3 यूनिट पे 18, तो 3 यूनिट पे हम ले लेते हैं 18, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ से भी बनेगा अप्रोक्सीमेट, तो 18 यहाँ पे आ जाएगा। 4 यूनिट पे आ जाएगा हमारे पास 28, तो 4 यूनिट पे हम 28 ले लेते हैं, तो 4 यूनिट है हमारे पास और 28 27 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इसको, तो यहाँ से पे आ जाएगा ये 28। फिर 5 यूनिट पे हमारे पास आता है 40, तो 5 यूनिट के ऊपर हम ले लेते हैं 40, तो यहाँ पे 5 यूनिट ले लेते हैं और 40 हमारे पास है 36 से थोड़ा ऊपर और 45 से थोड़ा सा बिलो आएगा ये पॉइंट, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से पे ले लेते हैं। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करें तो हमारे पास है जो इस तरीके से इसका शेप बनेगा। अगर हम ओरिजिन से इसको स्टार्ट करते हैं, तो ओरिजिन से जब हम लेंगे इसको, तो इस तरीके से जो इसका शेप बन जाएगा। तो ओरिजिन से जब हम इसको मर्ज करेंगे, तो इस तरीके से जो इसका शेप हमें देखने को मिलेगा कैपिटल का, सॉरी टोटल प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये टोटल प्रोडक्ट है जो इसका शेप देखने को मिला, ये आ गया हमारे पास टोटल प्रोडक्ट का। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे हमने यूनिट यूज़ किया है यूनिट ऑफ लेबर, यूनिट ऑफ लेबर को जब जब हमने बढ़ाया, तो उससे जो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट दिखाया गया, टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हमने टोटल प्रोडक्ट को दिखाया। अब दिखाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को। मार्जिनल प्रोडक्ट को सेम यहीं पे दिखाएंगे हम।
मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम बनाते हैं तो वो 12 तक चाहिए हमें डाटा है जो, तो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे 12, तो यहाँ तक हमें चाहिए। नेक्स्ट हमें जो यूनिट ऑफ लेबर है वो 5 तक चाहिए, तो 5 तक हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे तो हमारे पास बनता है ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 तक यूनिट ऑफ लेबर है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास ओ एक्स एक्सिस आती है। यहाँ पे हमने लेबर को दिखाया 1, 2, 3, 4 और 5 तक। जो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 12 तक है। तो नंबर इसको करते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। तो ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले जो स्टार्टिंग की कि यूनिट ऑफ लेबर 1 है। 1 के ऊपर जो हमारे पास आती है मार्जिनल, तो यहाँ पे हमने या तो 4 - 0 करके 4 लिख सकते हो या फिर ये पहला खाली भी छोड़ सकते हो। 2 के ऊपर है 6, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। 2 लेबर है और 6 हमारे पास है जो मार्जिन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे पॉइंट है जो हमारा आ जाएगा। 3 लेबर के ऊपर है 8, 3 लेबर के ऊपर हम ले लेते हैं 8, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मार्क जाएगा वो यहाँ पे जाएगा। फिर 4 लेबर के ऊपर 10 है, तो 4 हमने लेबर ले लेना है और 10 हमने ले लेना है मार्जिन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कंबाइन करेंगे इसको पॉइंट को, तो 10 बनता है यहाँ पे। फिर 5 लेबर के ऊपर बनता है 12, तो हमने 5 लेबर ले लेनी है और 12 ले लेना है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ से भी अप्रोक्सीमेट जो आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को जब हम जॉइंट करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास है जो बनेगा मार्जिनल प्रोडक्ट का। ये हमारे पास जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट। ये मार्जिनल प्रोडक्ट का जो डायग्राम है, यानी कि जैसे जैसे हमने देखा कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ता गया, स्लोप अपवर्ड गया, वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट का स्लोप क्या गया, अपवर्ड गया। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था टोटल प्रोडक्ट का और मार्जिन प्रोडक्ट का। अब हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हमने वेरिएबल फैक्टर के यूनिट को बढ़ाते जाना है फिक्स फैक्टर के साथ, जैसे जैसे हमने वेरिएबल फैक्टर के यूनिट को बढ़ाया वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जो टोटल प्रोडक्ट के बढ़ने की रेट है वो वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने की रेट से क्या ज़्यादा है, इसी कारण से इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं, जिससे हमारे पास मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता गया, बढ़ता गया। अब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता गया, लेकिन इससे नेक्स्ट क्या था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब कंसेप्ट समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है। बुकिश एक्सप्लेनेशन को कवर करते हैं। डिमिनिशिंग कॉस्ट क्या कहती है, डिमिनिशिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट का कम होना। कहते हैं जो टेंडेंसी है इज ऑल्सो एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। कहते हैं इस टेंडेंसी को हम समझ सकते हैं डिमिनिशिंग कॉस्ट की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कहता है कि अगर इंक्रीजिंग रिटर्न के लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, व्हेन द आउटपुट इंक्रीज, कहते हैं जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या आती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि एक यूनिट को बनाने के पीछे जो खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी, वो क्या आती जाएगी, कम होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी। तो इसको समझने के लिए हम एक टेबल की हेल्प लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम जाएगी। कहते जो टेबल है ये प्रिपेयर की गई इस अजम्पशन के ऊपर कि जो टोटल कॉस्ट है एक यूनिट लेबर की और कैपिटल की वो क्या है, 40 है। यानी कि हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक यूनिट लेबर की और कैपिटल की जो हमारे पास कॉस्ट वो कितनी आती है, 40 आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं यूनिट ऑफ लेबर को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर की यूनिट का क्या करना है, बढ़ाना है। उसके बाद हम लेके चलेंगे टोटल कॉस्ट को, कितना खर्चा जो हमारे पास आ रहा है, टोटल कॉस्ट। देन हम ले लेते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना किया गया है, टोटल प्रोडक्शन। फिर आएगी हमारे पास एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे लेबर की अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट के ऊपर जो कॉस्ट पड़ती है वो बनती है 40, तो 2 के ऊपर तो 80 हो जाएगी फिर, क्योंकि इसमें 4 दूना 8, 3 के ऊपर 4 8 4 3 12, 120 हो जाएगी। फिर 4 के ऊपर 160 हो जाएगी। फिर 5 के ऊपर 200 हो जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर को बढ़ाया गया वैसे वैसे टोटल कॉस्ट भी आती जाती है, बढ़ती जाती है। फर्स्ट हमने अज्यूम किया है, देन हमने इसको कैलकुलेट किया है जैसे जैसे यूनिट को बढ़ाया गया। टोटल प्रोडक्शन ले लेते हैं हम कि हमारे पास 4 हुआ, फिर हमारे पास 10 जो हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था डाटा वही सेम लेते हैं, 4 10 फिर 18 फिर 28 हो गया, फिर 40 हो गया। एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं हम, क्योंकि हमने कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट को जब हम डिवाइड कर देंगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करने से नंबर ऑफ यूनिट से क्या आ जाएगी हमारे पास, एवरेज कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन जो किया गया यानी कि टोटल जो कॉस्ट आई है एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट है 40। कितनी यूनिट प्रोड्यूस की गई, 4, तो हमारे पास कॉस्ट आ गई 10। फिर टोटल जो कॉस्ट आई है हमारे पास आई है 80, कितनी यूनिट बनाई गई है, 10, तो हमारे पास आ गई 8।
फिर हमने टोटल जो कॉस्ट आई वो आई है 120, कितनी यूनिट बनाएगी 18। तो जब हम 120 को 18 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगी 6.70। फिर ऐसे ही टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आई है 160, कितनी यूनिट बनाएगी 28। तो 160 को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 5.7। फिर ऐसे जो टोटल कॉस्ट आई है 200, कितनी यूनिट बनाएगी 40। तो हमारे पास आ जाएगी 5। क्योंकि एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पे अज्यूम की थी, फर्स्ट अज्यूम करके देन हमारे पास नेक्स्ट जो जैसे जैसे यूनिट बढ़ाई थी वैसे वैसे कॉस्ट क्या आती गई थी, बढ़ती गई थी। टोटल प्रोडक्ट क्या होता जाता था कि जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया टोटल प्रोडक्ट क्या होता जाता था, बढ़ता गया। तो इन दोनों की हेल्प से हमने क्या निकालनी है, एवरेज कॉस्ट निकाल लेनी है, कितनी टोटल कॉस्ट आई है और कितनी यूनिट बनाएगी। तो एक यूनिट का खर्च हमें पता चल गया। तो हमने देखा धीरे धीरे 10, 8, 6.7, 5.7 और 5 धीरे धीरे कॉस्ट क्या होती जा रही है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट के बढ़ने के साथ साथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यानी कि जैसे जैसे टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है, यहाँ पे डाउन होती जा रही है। डाउन होने का रीजन क्या होता है कि जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उनका बढ़िया तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना जो शुरू हो जाता है। अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें एवरेज कॉस्ट को तो कैसे दिखा सकते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे एवरेज कॉस्ट को। तो एवरेज कॉस्ट को लेने के लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे 2, 4, 6, 8 और 10। तो मैक्सिमम जो एवरेज कॉस्ट है 10 तक गई हुई है, तो हम यहाँ पे इसको 10 तक ले लेते हैं। देन हमारे पास नंबर ऑफ जो लेबर की यूनिट है वो है 5 तक। तो 5 तक हम एक्स एक्सिस पे लेबर को दिखा देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 तक हम ले ली लेबर की यूनिट। ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हमने यूनिट ऑफ लेबर को दिखाया है, यूनिट ऑफ लेबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक। यहाँ पे हम दिखाते हैं एवरेज कॉस्ट को जो ओ वाई एक्सिस है। तो एवरेज कॉस्ट को दिखाएंगे 2, 4, 6, 8 और 10 तक। हमारे पास जो लेबर है एक यूनिट पे कॉस्ट है 10। तो हमने एक लेबर की यूनिट लेनी है, लेबर यूनिट लेंगे 1 और कॉस्ट की जगह ले लेंगे 10। तो हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे। फिर 2 लेबर के ऊपर है 8, तो 2 लेबर के ऊपर 8 तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पॉइंट। फिर 3 लेबर के ऊपर 6.7 है, तो 3 लेबर के ऊपर 6.7 तो थोड़ा सा 6 से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से पे आ जाएगा ये पॉइंट। फिर 4 लेबर के ऊपर 5.7 है, तो 4 लेबर के ऊपर 5.7 तो यहाँ पे आएगा ये 4 से ऊपर और 6 से थोड़ा सा बिलो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से पे आ जाएगा। 5 लेबर पे है 5, तो 5 लेबर के ऊपर 5 तो यहाँ पे 5 थोड़ा सा 4 के ऊपर आएगा, तो हम यहाँ से पे ले लेते हैं 5 पॉइंट है जो अप्रोक्सीमेट यहीं से भी आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास बनेगा, इस तरीके से जाएगा ये जो स्लोप है एवरेज कॉस्ट का। तो हमने देखा कि एवरेज कॉस्ट कर्व है जो यहाँ से यहाँ गया है, इस तरीके से गया है। तो यानी कि एवरेज कॉस्ट क्या जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, डिमिनिश बढ़ रही है। जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ लेबर ऑफ यूनिट को बढ़ाया, यानी कि वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया, वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट क्या होती गई है, डिमिनिश होती गई है। तो यहाँ पे हमने यूनिट ऑफ लेबर और एवरेज कॉस्ट को लिया तो देखा कि जो धीरे धीरे जो एवरेज कॉस्ट थी वो नंबर ऑफ यूनिट का बढ़ाने के साथ साथ क्या होती गई है, डाउन जाती गई है। तो इस तरीके से हमने इसको डिमिनिशिंग कॉस्ट को दिखाया बच्चों हमने कि डिमिनिशिंग कॉस्ट है जो हमारी कैसे लागू होती है, एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे जो डिमिनिश जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कॉजेज क्या रहते हैं इसके, एप्लीकेशंस क्या है इसकी, इंक्रीज रिटर्न लागू होने की और लिमिटेशन क्या है। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।